जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आई हुई है जिसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सुबह में ही अपडेट आ गई थी, लेकिन जो ये चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि इसके बारे में कुछ डिटेल आपको चीज़ें मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कुछ खुलासे किए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसमें और भी चीज़ें हमें आप जानकारी दीजिए, और विपक्ष कह रहा है कि इसमें चीज़ों को छुपाया गया है। तो क्या छुपाया गया है और क्या बताया गया है, सब कुछ हम डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। चुनाव आयोग ने जो चुनावी बॉन्डों से जुड़ा ब्यौरा है सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश की सबसे पुरानी बैंकों में से एक है, उसने 12 मार्च को यह ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस ब्यौरे को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपलोड करने का समय दिया था। ये सारी चीज़ें हैं जो है हमने पहले एक वीडियो में सेपरेट बता दिया है। साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है सब कुछ डिटेल में हमने चर्चा कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाकर, 1-2 दिन पहले के वीडियो को जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो 18 मार्च को क्या होगा वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बता देंगे। चुनावी बॉन्डों की सार्वजनिक हुई सूचना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का नंबर न बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्डों के नंबर यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल नंबर यानी शब्द और अंकों से मिलकर बना जो विशिष्ट नंबर होता है उसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसके हम आपको बताएंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट का आदेश था कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारी सूचना देगा, सारी जानकारी का खुलासा करना उसका कर्तव्य है। कोर्ट ने इस पर एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में सोमवार 18 मार्च को सुनवाई होनी है। वहीं चुनावी बॉन्ड योजना में गोपनीयता बरतने की नीति थी, इसलिए जारी किए जाने वाले प्रत्येक बॉन्ड को एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है। बॉन्ड खरीदे जाने और बॉन्ड को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए जाने की सूचना अलग अलग एकत्र की जाती थी। माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्डों के विशिष्ट नंबरों से यह जाना जा सकता है कि किस कारपोरेट हाउस ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई से मिली चुनावी बॉन्ड की जो जानकारी चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाली है उसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों या लोगों की सूची अलग है, और जिन राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं उसकी सूची अलग बताई गई है। दोनों सूचियों को मिलाने की कोई कड़ी उसमें नज़र नहीं आती है, इसलिए यह तो जाना जा सकता है कि किस कंपनी ने कितने चुनाव बॉन्ड खरीदे और किस राजनीतिक दल को चुनाव बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला, लेकिन किसने किसको कितना चंदा दिया ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए कि किसने किसको चंदा दिया ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है और चाहता है कि देश भी इसके बारे में जाने। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वाली संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई के लिए बैठी थी। आयोग ने अर्जी में कहा था कि 2019 से पहले खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचनाएं वह सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुका है और उसके पास अब सूचना नहीं है। जब कोर्ट उसे वापस करेगा तभी सूचना वेबसाइट पर डालने के लिए 11 मार्च के आदेश का पालन हो पाएगा। ये बातें चुनाव आयोग ने कहा है। कोर्ट ने इस पर रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह आयोग द्वारा सीलबंद लिफाफों में जमा कराई सूचना को स्कैन करे, उसका डिजिटलीकरण करे और इसके बाद मूल दस्तावेज और डिजिटल प्रति आयोग को दे दी जाए। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि एसबीआई की ओर से कौन है। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों यानी कि जो विशिष्ट नंबर है का खुलासा नहीं किया है। ये सारी चीज़ें एसबीआई को लेकर एक तरह से सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। कोर्ट ने आदेश में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की सारी सूचना, उसे खरीदने की तारीख, खरीदने वाले का नाम और उसे भुनाने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा देने को कहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसने खरीदा है, किस तारीख को खरीदा है और किसने इसको लिया है और किसने इसको भुनाया है, यानी कि किसने बैंक से पैसे निकाले हैं। तभी केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसबीआई की ओर से यहाँ कोई नहीं है। बेहतर होगा कि कोर्ट एसबीआई को नोटिस जारी करे ताकि एसबीआई इस पर स्थिति स्पष्ट कर सके। याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट था कि सारी सूचना का खुलासा करना है। उन्होंने आदेश का मूल हिस्सा पढ़कर भी सुनाया। इसके बाद पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी किया। एसबीआई ने कोर्ट से पूरी जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून का समय देने की मांग करते हुए कहा था कि दो अलग अलग एकत्र की गई कुल
44,434 सूचनाओं को मिलाने में वक्त लगेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि उससे मिलान करने को नहीं कहा गया है, उसके पास जो भी सूचना है वह सारी सूचना आयोग को दे दे। और भी ये सारी पूरी प्रक्रिया को हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उसका लिंक भी हम यहाँ पर पिन कर देंगे, तो उसको भी आप देख कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हम थोड़ा आपको बता दें कि जो टॉप 20 लोग हैं जिन्होंने चंदा दिया है उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएं। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया है कि किसको कितना चंदा मिला था, सब कुछ डिटेल में हमने उसमें बताया हुआ है। एक और सूचना निकल के आई है जिसमें इसमें ये बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा दान देने वाली यानी कि चंदा देने वाली 5 जो टॉप कंपनियां हैं उनके ऊपर अब प्रवर्तन निदेशालय जो है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ चुका है। इन कंपनियों के नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, और फिर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड। तो ये जो तीन लोग हैं इन पर तो छापा पड़ चुका है, 2 लोग अभी वेटिंग लिस्ट में है। डेटा के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा 1,368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। ये एक लॉटरी कंपनी है जिसे लॉटरी किंग के नाम से चर्चित सैंटियागो मार्टिन चलाता है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मार्टिन और उसकी कंपनी पर समय समय पर छापे पड़ चुके हैं। ईडी के अनुसार सैंटियागो मार्टिन पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया था। उसने कथित रूप से सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। केरल में ऐसे आरोप लगे कि इसके बाद कोयंबटूर और चेन्नई में उसके परिवार के सदस्यों और कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को अपने एक बयान में जारी करके ये सारी जानकारियाँ दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की जांच शुरू हुई 2019 में। जुलाई 2019 में कंपनी के 250 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। फिर 2 अप्रैल 2022 को भी 409.92 करोड़ की संपत्ति को इस केस में अटैच किया गया। 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। फिर 15 मई 2023 को ईडी ने कंपनी मार्टिन की 457 करोड़ की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया था, जिसमें ईडी के ट्वीट का हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हुए हैं। मार्टिन और कंपनी के ठिकानों पर इससे पहले भी ईडी का छापा पड़ा था। 2008 में भी मार्टिन पर सिक्किम सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद 2011 और 2013 में उसके ठिकानों पर छापा मारा गया था। इसके बाद जुलाई 2019 में ईडी ने PMLA के तहत कोयंबटूर में सैंटियागो मार्टिन और उसके सहयोगियों के 61 फ्लैट, 82 ओपन प्लाट और 6 प्लाट को अटैच किया था। इनकी कीमत 119.6 करोड़ रुपए बताई गई थी। दिसंबर 2021 में ईडी ने सैंटियागो मार्टिन के 19.59 करोड़ की अचल संपत्ति को अटैच किया था। MEIL ने कितने करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे? आपके होश उड़ने वाले। इसने 1,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे। चुनावी बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ये है हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसे मेल कह सकते हैं या MEIL कह सकते हैं। इस कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इस कंपनी को चलाते हैं कृष्णा रेड्डी। ये कंपनी तेलंगाना सरकार की कई प्रमुख सरकारी प्रोजेक्ट में शामिल है, जैसे कालेश्वरम बांध परियोजना। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी तेलंगाना में जोजिला सुरंग और पोलावरम बांध बनाने का काम करती है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जाँच शुरू की गई। उसी साल 12 अप्रैल को जो MEIL है इसने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। ठीक है, अब आता है वेदांता ग्रुप का नंबर। वेदांता ग्रुप बॉन्ड के जरिए दान देने वाली 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ये अनिल अग्रवाल की कंपनी है। वेदांत ग्रुप ने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। साल 2018 में ईडी ने दावा किया था कि उनके पास वेदांता ग्रुप के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कंपनी पर आरोप लगा कि कुछ चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वीजा दिया गया। इस मामले में कंपनी के खिलाफ 2022 में भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया गया था। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे। कोविड के समय को छोड़ दें तो 2020 से नवंबर 2023 तक कंपनी ने 337 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं टॉप 5 में जो दूसरे नंबर पे कंपनी थी जिसका नाम हमने आपको बताया, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके बारे में जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे, इसमें इसके जो शेयर हैं वो बहुत धड़ाम से गिरे हुए हैं। EV बस निर्माता ओलेट्रा ग्रीन टेक के शेयर जो हैं 15 मार्च को 5% गिर गए और 1,686.50
रुपए के इंट्राडे लो पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट एक खबर के बाद आई। दरअसल चुनाव आयोग के दस्तावेजों से पता चला कि इसकी होल्डिंग कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL चुनावी बॉन्ड की दूसरे सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा से एक दिन पहले 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड पर डेटा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था और इसमें MEIL ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। तो अब देख रहे हैं कि जब जैसे ही नाम बाहर आ रहा है कैसे कैसे इन लोगों के होश उड़ रहे हैं। अभी ही कुछ देर पहले मैंने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक खबर को प्रसारित किया है। इसमें यह बताया गया है कि जो के कविता हैं, जो KCR पार्टी या KCR की बेटी हैं, जो पार्टी की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उनकी बेटी हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और किस मामले में? शराब घोटाले मामले में, जो दिल्ली शराब घोटाला था उसके मामले में। उसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही अंदर हैं। और कल जो है जो सूचना निकल के आ रही है, कोर्ट ने आदेश किया है कि अरविंद केजरीवाल भी अब जाके वहाँ पर पेश होंगे और लगता है कि कल केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर CAA जैसे केजरीवाल लगातार हमलावर हैं। आज और कल उनके घर के बाहर लगातार हिंदू पाकिस्तानी जो शरणार्थी हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे कांग्रेस हुआ, केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं रोचक जानकारियाँ। क्योंकि आपको बता दें थोड़ा और कि जैसा ये लोग सोच रहे थे कि अडानी, अंबानी जैसे लोगों का नाम आएगा, इसमें किसी का नाम ही नहीं आया भैया। और यही इन लोगों की जबान पे क्या कहते हैं, सेंटो फ्रेश चिंगम वाला वो पट्टी लग गया। आइए, देश के सबसे मुख्य नेताओं में शुमार अरविंद केजरीवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर शांत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट X के वाल पर उन्होंने कल शाम के बाद करीब आधा दर्जन ट्वीट किया है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड या कहे कि चुनावी चंदे के धंधे का खेल सबके सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को चुनाव आयोग ने जारी किया और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से आपको लगेगा कि हमारी ममता दीदी को मिला है और ममता दीदी को गिर चुकी हैं, उनके सर में चोट आई हुई है। उसके बारे में अभी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जिसमें बताया जा रहा है कि कोई उनको धक्का उक्का दे दिया, तो उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या मामला है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की पार्टी, अब देखिए देश में दूसरे नंबर की पार्टी तो कांग्रेस है, नंबर 1 पे भाजपा है, लेकिन पैसे पाने के मामले में ममता बनर्जी कांग्रेस से भी आगे निकल चुकी हैं। दूसरे नंबर पर यह आश्चर्यजनक रूप से तृणमूल कांग्रेस का नाम है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम तीसरे नंबर पर है, यानी कि राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर पैसा मिला है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि देश में आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा घोटाला है। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? चुनाव आयोग द्वारा बॉन्ड खरीदने वालों की सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। देश भर के जर्नलिस्ट और नेता इस सूची को लेकर केंद्र सरकार और PM नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अभी भी कोई बयान जारी नहीं कर रहे हैं। जबकि सूची जारी हुई लगभग, अब धीरे धीरे तो एक दिन हो जाएगा, 20 घंटे हो गए हैं, तो समझ लीजिए एक दिन हो गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के गंदे धंधे पर देश के सबसे मुखर नेताओं में शुमार अरविंद केजरीवाल शांत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारी चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक लग रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल इनकी पेशी होनी है। एक तरह से पेशी नहीं कहेंगे, इनको वहाँ पे जाना है, उपस्थित होना है। पेशी भी हो सकती है, अपराधी तो है ही एक तरह से, अपराधी नहीं होते तो क्यों बुलाया जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। केजरीवाल लगातार CAA के मुद्दे पर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। काशीराम एडमिरल रामदास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा को नमन भी कर रहे हैं, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि पहले ठीक से जांच पर रख लेंगे, फिर उसके बाद पूरी तैयारी करेंगे, कमर कस लेंगे, फिर कुछ बोलेंगे। यही हाल हमारे राहुल भैया का है। राहुल गांधी का भी है। करीब 3 दिन पहले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुँह खोला था और नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को लॉन्च किया था। पर इस बीच में महिलाओं, किसानों, मजदूरों को न्याय दिलाने में व्यस्त हैं। जाहिर है कि वो भी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची जारी हुई है उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। उसे अपने हिसाब से सुरक्षित बनाकर ही बोलना होगा, क्योंकि पैसा तो सबने लिया है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, जितनी भी राजनीतिक दलें हैं, पैसा तो सबको मिला है। किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, लेकिन इन लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अडानी और अंबानी नहीं मिले और इसीलिए ये लोग शांत बैठे हैं। अगर जानते हैं कि हर जनसभा में, हर रैली में, हर जगह, हर यात्रा में राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम ही नहीं आया, तो इनको मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने लायक है या नहीं है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। चंदे का धंधा क्या होता है, तो जनता इसको तो पहले से ही समझती है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत खेला होता है। जिस पार्टी के सत्ता में आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो अपनी तिजोरी खोलते हैं और बड़े बड़े मात्रा में चुनावों में काले धन को भी खपा लिया जाता है। अब सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है, अवैध रूप से मिलने वाले कैश की रकम को वैध कर दिया है, या उसको वैध करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का कानून लाया था। फर्क बस इतना ही है कि पहले कैश में लिया जाता था, अब चेक में लिया जाने लगा। पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड पूंजीपति इसी चक्कर में देते थे कि वे अपने लिए मनमाफिक नीतियां बनवा सकेंगे। बहुत कुछ वैसा ही है, पर इतनी साफ गोई जरूर है कि अगर कोई संवैधानिक संस्थान इस संबंध में रिपोर्ट मांग ले तो सब जग जाहिर हो जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों का हिसाब दुनिया के सामने रखने को कहा, तो एसबीआई ने चुनाव आयोग के को सारी जानकारियां दे दी। पहले ये सब कैश में हो रहा था और इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट तो क्या देश की संसद भी उनकी जानकारियों को हासिल नहीं कर पा रहा था। खैर सारे मामले ये सामने आ गए हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जमकर दुरुपयोग हुआ दिख रहा है। जिस तरह से ईडी के छापों के आरोपी लॉटरी किंग ने बॉन्ड खरीदे हैं, या जिस तरह वैक्सीन किंग के बॉन्ड खरीदने और वैक्सीन बेचने पर फैसले हुए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड और सरकार को संदेह को बढ़ाते हैं। भविष्य में क्या होगा इन चीज़ों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी जो हैं, वैसे ही इनका 36 का आंकड़ा केंद्र सरकार से चलते रहता है। पार्टियों को मिले चंदे रकम में बहुत झोल दिख रहा है। इसके अलावा जिन लोगों या कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है, उसमें भी बहुत झोल दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं। देश भर की निगाहें अंबानी अडानी का नाम ढूंढ रही थी, जो दिखाई ही नहीं दे रहा। आम आदमी ने पूछिए तो यही कहेगा कि ऐसा हो नहीं सकता। बात भी सही है कि देश के चुनाव में इनकी कोई अहम भूमिका न हो, तो क्या ये माना जाए कि सेल कंपनियों के नाम फंड आए हैं, यानी कि दूसरे के नाम से पैसे भिजवा दिए गए हैं? अगर ऐसी बातें हैं तो यह और भी गंभीर मामला है। इसी तरह कांग्रेस का शासन कई राज्यों में है, पर केवल एक राज्य में सरकार वाली टीएमसी को फंड कांग्रेस से कहीं ज़्यादा मिले हैं। इसी तरह लगातार तीसरा टर्म बिहार में सरकार चला रहे जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड को मिलने वाली रकम आरजेडी से भी कम दिख रही है। इस तरह कई अनोखी और हैरान कर देने वाली बातों ने आम लोगों के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट की गंभीरता को कम कर रहे हैं। जनता को लगता है कि अपने हमाम में सभी नंगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDY, YSR, कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU और राजद भी शामिल हैं। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 6060 करोड़ रुपए मिलने की बात निकल के आ रही है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, इसको 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ रुपए चंदे की रकम मिली है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी कहाँ 6060 और ममता बनर्जी 1609, वहीं कांग्रेस 1421। कितना रुपया बटा है, कितना रुपया बटा है, सोच सकते हैं, कल्पना से परे है। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी मांगी है और उम्मीद है कि जल्द ही ये सार्वजनिक की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का विवाद सभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन कंपनी किस पार्टी की दोस्त है। और उस हिसाब से अगर मान लीजिए कोई नई सरकार आती है तो जिसको पैसा नहीं दिया भैया, उसका भी बंटाधार होने वाला है। एक तरफ राजनीतिक दल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर चंदे को लेकर सभी दलों में गड़बड़ है। शायद यही कारण है कि सभी दल डरे भी हुए हैं, क्योंकि सभी ने अज्ञात स्रोतों से चंदा लेकर खर्च किया है। ADR ने अपने रिसर्च में पाया था कि कुल चंदे में मिली 82% रकम के बारे में कोई जानकारी ही उनको नहीं प्राप्त हुई है। वहीं जब हम इस न्यूज़ के लिए रिसर्च कर रहे थे, विभिन्न आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे, विभिन्न न्यूज़ प्लेटफॉर्म के जो दावे किए गए हैं और सबके डिटेल्स निकाल रहे थे, तो हमें एक न्यूज़ मिली, ABP न्यूज़ को आप जानते ही होंगे। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक कंपनी है जो पाकिस्तान की है और वो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे पार्टियों को दे रही थी। आइए इसके दावे के बारे में जानते हैं कि ABP की पड़ताल में क्या निकला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सार्वजनिक होने के बाद ये दावा किया गया कि पाकिस्तान की एक कंपनी ने भी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। इस पाकिस्तानी कंपनी का नाम HUB यानी कि हब पावर लिमिटेड बताया जा रहा है। अब इस पर ABP न्यूज़ ने क्या
डाटा निकाल के दिया है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ये वो पावर कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, बल्कि हब पावर दिल्ली के गांधीनगर में रजिस्टर्ड है। और ये बातें जो है सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि हब पावर कंपनी ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। और एबीपी न्यूज़ ने जो इस पर पड़ताल की उसने बताया है कि जिस हब पावर ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की कंपनी है। हब पावर कंपनी पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। इस कंपनी की जानकारी जीएसटी के पोर्टल पर भी मौजूद है। ये कंपनी नवंबर 2018 को पोर्टल पर रजिस्टर हुई थी। तो ये चीज़ें अफवाह भी कुछ कुछ उड़ती रह रही हैं, जिनके बारे में भी आपको मैंने सूचित किया। चंदा प्राप्त करने वाली टॉप 10 पार्टियों के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। इसमें भाजपा जो है 6,060 करोड़ रुपए इसको मिला है। तृणमूल कांग्रेस को 1,609 मिला है। कांग्रेस को 1,421 करोड़, जो मैं डाटा बता रहा हूँ करोड़ में बता रहा हूँ, ठीक है। बीआरएस को मिला है 1,214, बीजेड को मिला है 775 करोड़ रुपए, डीएमके को मिला है 639 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस को मिला 337 करोड़ रुपए, तेलुगु देशम पार्टी को 218 करोड़ रुपए, शिवसेना को 158 करोड़ रुपए, राजद को 72.50 करोड़ यानी कि 72.5 करोड़ रुपए मिली है। टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने 1,368 रुपये चंदा दिया है। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 रुपये चंदा दिया है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये पूरा नाम है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, उसको आप देख कर थोड़ा समझ लीजिएगा। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए दिए हैं। वेदांता लिमिटेड ने 400 रुपये दिए हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए दिए हैं। भारतीय ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए दिए हैं। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़ दिए हैं। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ रुपए दिए हैं। केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 194 करोड़ रुपए दिए हैं। मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये रहे टॉप 10 की हमने बात की और टॉप 10 पार्टियों की बात की। सबको डिटेल में मैंने आपको लगभग बता दिया है। कुछ भी जानकारी मुझे नहीं लगता है कि जो छूटी हुई होगी। तो चलिए अब जो आगे नई अपडेट आएंगी उसके बारे में बताएंगे, जब उसमें नाम, तारीख और पता सब कुछ दिया होगा। वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में तब बताऊंगा, तब जाकर मज़ा आएगा कि किसने किसको पैसा दिया। बस थोड़ा सा विरोधी दलों का मज़ा ये कम हो गया कि जो ये अडानी और अंबानी का नाम नहीं आया, इससे थोड़ा सा चुनाव में तड़का नहीं लग पाया, इलेक्टोरल बॉन्ड में तड़का नहीं लग पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरा मज़ा ले रही है, एसबीआई को पूरा दौड़ा रही है, चुनाव आयोग को पूरा लहरा रही है। ये यानी कि एसबीआई और चुनाव आयोग जो है इन लोगों को, यानी जो हमारी देश की न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, वो हिला के रख दी है। भारत सरकार को हिला के रख दी है। वो ये दिखा रही है कि भैया देश में लोकतंत्र है, न्यायपालिका जो है सर्वोच्च है, संविधान की रक्षक है, और इसीलिए पूरा जोर लगाई हुई है। और नरेंद्र मोदी को अगर कोई पूरे भारत में और पूरी दुनिया में टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ एक और एक आदमी है मेरी नज़र में, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो डीवाई चंद्रचूड़ बिल्कुल एक तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर वो इस तरीके से दबाव नहीं बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, इतने ये लोग कहा जाए तो कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं कि जो कह दें। अभी जैसे अमित शाह लगातार बोलते हैं कि पीओके के लिए जान दे देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ना हो तो ये लोग कब का पीओके में और पाकिस्तान में घुस के इस पर कब्जा कर लेंगे। पता चले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल सबको भारत का अभिन्न अंग बना ले, क्योंकि इनका पहले से ही है अखंड भारत का पूरा मामला चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना बात। और सीएए के जरिए जो इन तीनों देशों को नागरिकता दे दी गई है ना, हम लोग जिंदा रहेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका कितना दूरगामी परिणाम होने वाला है। पहली बात इस पर चलिए, इस पर आज नहीं चर्चा करेंगे, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि जैसे कि वहाँ के लोगों को एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में इन तीन देशों के लोगों को भारत सरकार ने भले ही 2014 से पहले की बात की जा रही हो, लेकिन भविष्य में ये बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दल कहते हैं, और बढ़ाया गया तो समझ लीजिए कि ये तीन देशों में जो हिंदू लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वहाँ पे जनता है, वो एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में भारत की ही जनता इन देशों में निवास कर रही है। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अखंड भारत के लिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनको भी नहीं पता कि ये किस हिसाब से इस पर काम किया जा रहा है। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बड़ी मेहनत से और बड़ी रिसर्च के बाद ही आप तक मटेरियल पहुंचाया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी बताइए कि जिससे हमें पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, सुप्रीम कोर्ट पर, प्रधानमंत्री पर और विपक्ष के दल के सभी नेताओं के बारे में। और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी पर विशेष टिप्पणी कर दीजिएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।